ठीक है, कोई नहीं आ रहा है, हम सब स्टेबल हैं। एकदम से मान लो प्रिंसिपल सब आता है तो हम सब क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। तो हमारी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। हमारा उनका आना हुआ, हमारा इंटरेक्शन हुआ और हमारी एनर्जी बढ़ गई। ठीक इसी तरह जब लिगेंड धातु तक पहुंचते हैं, पहले धातु के जो डी कक्षक है वो क्या होता है, वो समभ्रंश है, उनके पांचों की ऊर्जा समान है। लेकिन जैसे ही लिगेंड उन तक पहुंचते हैं उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है ना। प्रिंसिपल साहब आते हैं, हम खड़े हो जाते हैं, है ना, उनके वेलकम के लिए। ठीक इसी तरह उनकी भी ऊर्जा बढ़ जाती है। अब होता क्या है, यहां तक तो बात ठीक है, ये तो हुआ लिगेंड का पहुंचना। अब लिगेंड के पहुंचने से ऊर्जा बढ़ गई, ये ऊर्जा बढ़ेगी जो है, इनमें भी क्या होगा, जो बदमाश बच्चा होगा, जो शैतानी कर रहा होगा, है ना, उसको ज्यादा डर लगेगा, कहीं सर मेरे को रेस्टिगेट नहीं कर दे या मेरे से कोई सवाल नहीं पूछ ले, इसलिए उसकी ऊर्जा में बढ़ोतरी ज्यादा होगी। और जो नॉर्मल है, जो पढ़ के आया हुआ है, जिसको पता है कि सर आना, प्रिंसिपल का आना नॉर्मल रूटीन प्रोसेस है, चेकिंग के लिए आते ही हैं, आए खड़े हो गए, सम्मान उनका बैठ जाओ, बैठ गए। तो जो कक्षा के अंदर मान लो 5 बच्चे बैठे हैं, उनमें से उनकी ऊर्जा तो ज्यादा बढ़ेगी और उनकी ऊर्जा कंपेरेटिवली कम बढ़ेगी, तो उनकी एनर्जी में क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। इसी तरह ये आपके ईजी की ऊर्जा ज्यादा बढ़ जाएगी और T2G की ऊर्जा कम बढ़ेगी। तो ठीक है, ये तो हुआ उनके आने के बाद। अब क्या होता है, कुल जो औसत ऊर्जा है, ये तो हो गया आपके, ये हो गया मेटल आयन की स्थिति क्रिस्टल क्षेत्र से पहले, और ये होगी उसके लिगेंड के पहुंचने के बाद, लिगेंड के ठीक है। अब क्या होता है, अब ये मान लो इनकी 5 द्विकक्षक है ना। अब अपने पर्टिकुलरली अष्टफलकीय क्षेत्र में गए हैं, ये हो गई अष्टफलकीय, मतलब ऑक्टाहेड्रल लिगेंड्स पहले तो पहुंचे खाली, तो उनकी एनर्जी बढ़ी। अब लिगेंड स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो गए, कहां आ रहे हैं लिगेंड, लिगेंड अष्टफलक के 6 कोनों की तरफ पहुंच रहे हैं। तो वो जो अष्टफलकीय क्षेत्र में ये जो धातु परमाणु या आयन है, धातु परमाणु या आयन, ये क्या होगा, इनकी औसत ऊर्जा में इस तरह से विभाजन होगा और ये P2G कक्ष की ऊर्जा औसत ऊर्जा से, इनकी औसत ऊर्जा से कम हो जाएगी और EG कक्षकों की ऊर्जा औसत ऊर्जा से अधिक होगी। तो दोनों की डिफरेंस जो है, दोनों की कक्षकों की ऊर्जाओं का जो अंतर है वो कहलाएगा डेल्टा, क्योंकि अष्टफलकीय क्षेत्र में, इसलिए O, डेल्टा O, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा और ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय क्षेत्र में विपरीत। ये क्या कहलाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। और इसका मान क्या होता है, इसको एनर्जी की कैलकुलेशन में एक टर्म होती है dq, उसमें इसको मेजर करते हैं, जो कि 10 न्यूटन बराबर है। अब देखो डेल्टा O की तरफ से जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हर एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इस औसत ऊर्जा से क्या होगी, इसके रेस्पेक्ट में कम होगी, और इसमें भरेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा होगी। तो कितनी ज्यादा होगी, ये हो जाएगी आपके प्लस 0.6 डेल्टा O। हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी एनर्जी बढ़ेगी, और हर एक इसमें इलेक्ट्रॉन जो बढ़ेंगे तो कितनी कम होगी, माइनस 0.4 डेल्टा O, ठीक है। दोनों की कैलकुलेट करो, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें और 4 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो 6 into 4 कितना हो गया, 24, 2.4, और 4 into 6 कितना हो गया,
24, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन है तो आपके बिल्कुल जीरो हो गए। क्रिस्टल फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी कितनी होगी? जीरो होगी। यदि 10 इलेक्ट्रॉन है किसी में डी में तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें और 4 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 से गुना करोगे तो कितना हो गया? 2.4 माइनस 2.4, 6 इंटू 0.4 कितना हो गया? 2.4, और इसमें 4 इंटू 6 करोगे 0.6, तो भी कितना हो गया? 2.4। तो कुल मिला के क्रिस्टल फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी वहां पे क्या हो जाएगी? उसका मान क्या हो जाएगा? CFSE का मान हो जाएगा 0। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं CFSE? CFSE कैलकुलेट करते हैं, मान लो D5 है आपका, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, तो D5 का इलेक्ट्रॉन, अब स्प्लिटिंग के बाद में इलेक्ट्रॉन कैसे भर जाएंगे? 1 2 3, ठीक है, और चौथा और पांचवा, वो डिपेंड करेगा कि ये पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है या स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है। यदि स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा हुई किसकी तुलना में? पेयरिंग एनर्जी की तुलना। ये पेयर हुआ ना यहाँ पे, युग्मन ऊर्जा, तो वो ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? पेयर हो जाएगा। और यदि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो, स्प्लिटिंग एनर्जी कम हो, तो इलेक्ट्रॉन यहां की बजाय ऊपर वाले दो कक्षों में आ जाएगा। दैट विल डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड, लिगेंड की क्षमता पे, और जो धातु परमाणु है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह, कई 3-4 कारण है किस किस पर क्रिस्टल फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी डिपेंड करती है। दैट इज अ सेपरेट टॉपिक, वी विल डिस्कस। सर युग्मन ऊर्जा ज्यादा होने से युग्मन नहीं होकर विपटन होता है? यदि दो चीजें, एक तो एक सिंपल सी चीज ना, देखो, एक तो विपाटन ऊर्जा और एक है पेयरिंग एनर्जी। यस, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी का मतलब क्या है कि पेयर करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। हाँ, और विपाटन ऊर्जा का मतलब है कि इस विपाटन को पार करके हमको यहाँ इतनी ऊर्जा हमको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी तब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। अच्छा। अब इन दोनों में से जो कम होगी वो काम हो वो काम हो जाएगा। हाँ, मतलब दोनों की अपने को ऊर्जा खर्च करनी है। विपाटन एनर्जी यदि ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, हालांकि वहां पे भी पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ेगी। आप अभी बाजार गए हैं और आपको कोई चीज पसंद आई, सेम चीज आपको मान लो 10 रुपए कम में मिल रही है। मान लो आपके ये जो कॉपी आती है, नोटबुक आती है ना, ये क्लासमेट की है, मान लो एक जना आपको डिस्काउंट में दे रहा है, आपको डिस्काउंट में नहीं दे तो आप किससे लोगे? डिस्काउंट वाले से। तो डिस्काउंट जहां मिलेगा वहां पे, जहां एनर्जी कम खर्च होगी वो काम होगा। तो पेयरिंग एनर्जी यदि कम है, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग होगी, तो ये पेयरिंग होगी। अब इसमें कुल कितनी एनर्जी निकली? 5 × 0.4, यानी कि -2.0 इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो गई। इतनी एनर्जी उसमें, ठीक है। तो ये पहला स्टेप था हमारा, हमने किसमें पढ़ा? ऑक्टाहेड्रल अस्थफलकीय क्षेत्र में क्रिस्टल फील्ड विपाटन, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं। अच्छा, इस एनर्जी को हम dq की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। जैसे 0.4 था ना, तो 4dq से मल्टीप्लाई करोगे तो dq की टर्म में आपको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी मिल जाएगी। हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4dq से गुना करो, 24dq हो गया, ठीक है। और इसी तरह इसमें भी निकलने वाली एनर्जी हो जाएगी ये, और ये देने वाली एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो ये है आपके पहला क्रिस्टल अस्थफलकीय क्षेत्र के अंदर क्रिस्टल फील्ड विपाटन।